तो चैप्टर 9 है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोसेस? क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ असेट अलोकेशन डिसीजन, कोरिलेशन अक्रॉस असेट्स क्लास, सिक्योरिटीज, स्टेप इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। असेट अलोकेशन का डिसीजन कैसे होता है, रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो कैसे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो असेट अलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टर वेल्थ इनटू डिफरेंट असेट क्लास फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। यानी कि अपन इन्वेस्टर की वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट असेट्स क्लास में। ठीक है। तो असेट क्लास का कैसे डिफाइन होता है? कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी डेट हैव सिमिलर कैरेक्टर्स, एट्रीब्यूट, रिस्क रिलेशनशिप, जैसे बॉन्ड्स का, इक्विटी का, कैश लाइक सिक्योरिटीज का। ठीक है। जैसे a broad asset class such as bond can be divided into sub assets like treasury, corporate, junk bond। यानी कि बॉन्ड्स के भी टाइप्स होते हैं, कैटेगरी होती है। इक्विटी में भी टाइप्स होते हैं, जैसे लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप। असेट एलोकेशन डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। प्रोफेशनली इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस has been suggested that in the long run performance of investment portfolio depend majorly on asset allocations। ठीक है। asset allocation is not isolated decision, it is component of portfolio management process। तो पहला है कि अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन अक्रॉस असेट क्लासेस। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन से अपन रिड्यूस करते हैं पोर्टफोलियो रिस्क को बाय इन्वेस्टिंग इन अनकोरिलेटेड और निगेटिवली कोरिलेटेड असेट्स। ठीक है। व्हेन वन असेट अंडर परफॉर्म, अदर में आउट परफॉर्म। ठीक है। स्टेबलाइजिंग ओवरऑल रिटर्न मीन्स ऐसा डाइवर्सिफाई करना है कि अगर कोई असेट अंडर परफॉर्म है, कुछ आउट परफॉर्म है, तो ओवरऑल रिटर्न अपना स्टेबल होगा। ठीक है। जैसे इक्विटी और बॉन्ड्स में हमेशा लो और निगेटिव को रिलेशन होता है, हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा। मेकिंग बॉन्ड अ हेज ड्यूरिंग स्टॉक मार्केट डाउन टर्म। जब भी स्टॉक मार्केट डाउन जाता है तो मैक्सिमम लोग बॉन्ड की तरफ ही शिफ्ट करते हैं। गोल्ड एंड इक्विटी टिपिकली शो निगेटिव कोरिलेशन। ये भी याद रखिएगा, गोल्ड एंड इक्विटी निगेटिव कोरिलेशन ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। रियल एस्टेट एंड स्टॉक में है लो कोरिलेशन। ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है। और बाई कंबाइनिंग असेट क्लास एंड सिक्योरिटी विथ लो कोरिलेशन इन्वेस्टर कैन अचीव बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। ठीक है। रिड्यूसिंग ओवरऑल पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी। इस चैप्टर को आपको हो सकता है कि 1 2 3 बार वापस रिवीजन करना पड़े। ठीक है। चैप्टर 7 8 9 को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका डिसाइड करेगा ये चैप्टर कि आपके कितने और एक्स्ट्रा नंबर आ सकते हैं। तो कोरिलेशन मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस मूवमेंट ऑफ टू डिफरेंट असेट्स क्लास। ठीक है। तो कोरिलेशन हमेशा देखिए -1 एंड +1 के बीच में होता है। ठीक है। कोरिलेशन अगर +1 है यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है। इसका क्या मतलब है? दोनों असेट्स जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जीरो में नो रिलेशन बिटवीन असेट मूवमेंट। -1 मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, कोरिलेशन से बहुत इजी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व सेट ऑफ इंटीग्रेटेड एक्टिविटी अंडरटेकन इन लॉजिकल, ऑर्डरली एंड कंसिस्टेंट मैटर टू क्रिएट और मेंटेन ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। ठीक है। The element in portfolio management process are planning, execute, or feedback as discussed. The first step in the process of portfolio management is development of policy statement for the portfolio। जैसे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। तो यहाँ आईपीएस का फुल फॉर्म भी आता है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। इट इज अ रोड मैप दैट आइडेंटिफाई इन्वेस्टर रिस्क एपिटाइट एंड डिफाइन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, गोल,
इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट, ठीक है। सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व स्टडी ऑफ करंट फाइनेंशियल कंडीशन एंड फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड, ठीक है। थर्ड स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर टेकिंग कंसिडरेशन पॉलिसी स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट फोरकास्ट, ठीक है। Both the investor need and financial market forecast being dynamic, portfolio require continue monitoring and rebalancing, ठीक है। तो 4 स्टेप्स होते हैं ना, पॉलिसी जो अपन बनाते हैं इसके 4 स्टेप्स होते हैं। फोर्थ स्टेप क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, आईपीएस। आईपीएस का फुल फॉर्म पूछेगा ही पूछेगा। The investment policy statement is crucial document in portfolio manager, serving as a roadmap for investment decision. It is drafted in consultation with investor and outlined investment objective, goal, constant, preference and risk tolerance, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हम इन्वेस्टर से पता करते हैं कि तुम्हारा गोल क्या है, कांस्टेंट क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, ठीक है। ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन आईपीएस, इंश्योरिंग अलाइनमेंट विद द इन्वेस्टर रिस्क एपिटाइट, और उनका फाइनेंशियल गोल क्या है, रिस्क कितना ले सकते हैं, फाइनेंशियल गोल क्या है। सिंस इन्वेस्टर रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व ओवर टाइम, द आईपीएस मस्ट बी रेगुलरली अपडेट एंड रिवाइज, ठीक है। IPS also form the foundation of strategic asset allocation, balancing the investor risk return expectation with projected investment return. A well-structured IPS ensure that investing align with the investor objective, ठीक है। वेल स्ट्रक्चर मीन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव बहुत ही अलाइन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, एक डायरेक्शन में होना चाहिए। प्रमोटिंग ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट, की पर्पस क्या होता है? हेल्प इन्वेस्टर अंडरस्टैंडिंग देयर नीड एंड असिस्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन बिल्डिंग ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, स्टेबलाइज अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मिनिमाइज पुअर डिसीजन मेकिंग, set realistic return expectation for investor, help portfolio manager make effective investment decision, provide a performance evaluation framework for portfolio managers, okay। अंडरस्टैंडिंग रिस्क प्रोफाइल, आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टर की रिस्क क्या है एज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, कंपोनेंट ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग। अगर आप क्लाइंट का रिस्क देख रहे हैं तो ये चीज याद रखना चाहिए। तो रिस्क प्रोफाइलिंग में क्या क्या कंसीडर होता है, जैसे एज क्या है, फिनेंशियल गोल क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस क्या है, लिक्विडिटी नीड्स कितनी है, इनकम स्टेबिलिटी कैसी है, साइकोलॉजिकल रिस्क टॉलरेंस कैसा है, ठीक है। तो पहला होता है रिस्क टॉलरेंस, कि कितना रिस्क इन्वेस्टर लेने के लिए तैयार है, विलिंगनेस कितनी है। रिस्क टॉलरेंस का क्या मतलब है? कितना विलिंगनेस है रिस्क लेने के लिए। फिर रिस्क कैपेसिटी, कि इन्वेस्टर का फाइनेंशियल एबिलिटी कितना है रिस्क लेने का, ठीक है। एबिलिटी कितनी है, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के टाइम फ्रेम क्या है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। फिर लिक्विडिटी नीड है क्या, रिक्वायरमेंट, इजी ऑफ एक्सेस टू फंड मीन्स, लिक्विडिटी मीन्स जब चाहो तब पैसे निकाल दो। अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम होता है। जैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें लिक्विडिटी सबसे कम होती है, तो आप जब चाहो तब उसे सेल नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कैसा है, तो यहां से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग, जैसे रिस्क प्रोफाइलिंग में एज क्या है, एज अगर आपकी कम है तो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा है तो कम रिस्क। फिनेंशियल गोल, गोल क्या है आपको, हाई ग्रोथ चाहिए, मॉडरेट चाहिए, कैपिटल प्रिजर्वेशन चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए, कंफर्टेबल कितने हैं शॉर्ट टर्म लॉसेस से, ठीक है। कितने परसेंट आप इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी इनकम कितनी स्टेबल है, आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कितना है, मोर देन 10 ईयर, 5 to 10 ईयर, 3 to 5 ईयर, बिलो 3 ईयर, ठीक है। ये सब चीजें रिस्क स्कोर के अकॉर्डिंग भी अपन ये सब का ग्रैंड टोटल करें तो अगर जैसा रिस्क आता है उसके अनुसार भी अपन इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। जैसे टोटल स्कोर 25 to 30 आ रहा है, मीन्स रिस्क आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हो तो आपको हाईली इक्विटी एक्सपोजर मिलेगा।
लेकिन बिलो 13 आ रहा है, यानी कि आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, तो आपकी कैपिटल प्रिजर्व रहे, ऐसा काम किया जाए। ठीक है। फिर है रिस्क प्रोफाइलिंग इंश्योर दैट पीएमएस इन्वेस्टमेंट अलाइन विद इन्वेस्टर रिस्क एपिटाइट एंड फिनेंशियल। ठीक है। स्ट्रक्चर अप्रोच यूजिंग क्वेश्चनेयर एंड वेटेज स्कोरिंग सिस्टम। आप क्वेश्चनेयर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट से, और कितना स्कोर हो रहा है उसके अनुसार आप अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और आपको उनका रिव्यू रेगुलरली रिव्यू करना है, अपडेट लेते रहना है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिफाइन इन्वेस्टर फिनेंशियल गोल, रिस्क टॉलरेंस एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। Different investor have different investment objective depending on their risk profile, goal, earning, net worth, experience, age, and investment horizon. These objectives serve as guiding framework for selecting suitable investment product. आप ये सब चीजें आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को फैक्टर करती हैं। आपका फिनेंशियल गोल शॉर्ट टर्म का है कि लॉन्ग टर्म का है, आप उस पैसे को क्या करना चाहते हैं, आप 10 साल बाद यूज करना चाहते हैं कि 2 साल बाद यूज करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है। की ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कैपिटल एप्रिसिएशन, कि आपको ग्रोथ मिलते रहे ओवर टाइम बाय इन्वेस्टिंग इन असेट लाइक इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड। आपको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। इनकम जनरेशन मीन्स आपको केवल इनकम चाहिए कि थ्रू डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंटल इनकम आपको असेट से कुछ पैसे मिलते रहे। कैपिटल प्रिजर्वेशन मीन्स कि आप लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड, जहां पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है। लिक्विडिटी मीन्स आपका जो पैसा है जब चाहो आप तब निकाल सकते हो, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। टैक्स इफिशियंसी, ज्यादा टैक्स रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। पोस्ट टैक्स रिटर्न आपका हाई होना चाहिए। ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट, just as different investor have different investment objective, likewise different investor have different investment constant. Constants are limitations on investment to take exposure to certain investment opportunity due to liquidity need, time horizon और tax। तो लिक्विडिटी कांस्टेंट क्या होता है? डिफरेंट इन्वेस्टर्स के डिफरेंट लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होता है। जैसे यंगर यंग लोग पीपल्स होते हैं, यूजली हैव लेजर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। ऐसा यंग आपको लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन ओल्डर पीपल, सम हैव सम हेल्थ और मेडिकल कंसर्न्स, कि उनको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती। ठीक है। इसलिए उनको लिक्विड फंड चाहिए। अदर में हैव रिक्वायरमेंट ऑफ कॉलेज फीस और वेडिंग इन द फैमिली और सम अदर नीड्स। ठीक है। जनरली इन्वेस्टर प्रिफर करते हैं लिक्विड फंड्स को, कि उनका डे टू डे एक्सपेंस भी चलता रहे। ठीक है। लिक्विडिटी फॉल इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। पहला होता है इमरजेंसी कैश। द इमरजेंसी कैश रिजर्व इज यूजुअली मेजर एज 2 to 3 मंथ स्पेंडिंग, यानी कि आपको 2 से 3 महीने में उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इमरजेंसी फंड में ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी वाले फंड्स में अपने को पैसे रखने चाहिए। ठीक है। नियर टर्म गोल, this needs vary with the individual. For known goal, within a year, the amount needed to achieve this goal should be in asset with relative good liquidity. ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ मेक opportunity as asset class become overvalued or undervalued। ठीक है। would require greater degree of liquidity। ओके। फिर होता है रेगुलेटरी रिकॉन्स्टेंट, जैसे जनरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर डू नॉट हैव मैनी रेगुलर कांस्टेंट। ज्यादा रेगुलेटरी कांस्टेंट नहीं होते, लेकिन आपको भी रेगुलेशन फॉलो करना होता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत एक इंडियन रेसिडेंट $2,50,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ओवरसी नहीं कर सकते पर ईयर। ठीक है। Indian resident individual investor cannot make investment greater than amount specified by the regulators। ठीक है।
फिर होता है टैक्स कांस्टेंट, कि आप ज्यादा तो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, पोस्ट टैक्स आपका रिटर्न ज्यादा, यानी कि आपका रिटर्न कम तो नहीं हो जा रहा है कि आपको ज्यादा पैसे पेड करने पड़ रहे हैं एज अ टैक्स। ठीक है, तो ये सब चीजें भी इसमें मीनिंगफुल होती है। तो ये तीनों याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एक्सपोजर लिमिट टू डिफरेंट सेक्टर और एंटाइटीज एंड असेट्स क्लास। जैसे पीएमएस रेगुलेशन 2020 से के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पोर्टफोलियो मैनेजर एंड इन्वेस्टर इंक्लूड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इन्वेस्टमेंट अप्रोच का क्या मतलब है कि द टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड परमिसेबल इंस्ट्रूमेंट टू बी इन्वेस्टेड इन बाय पोर्टफोलियो मैनेजर फॉर द इन्वेस्टर, टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर स्पेसिफाइड टू इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी। It should also include the type of instrument and proportion of exposure. After taking into the consideration investor objective, risk appetite, liquidity need, tax and other regulatory constraints, time horizons, invest for investors. तो ये सब चीजें भी देखनी होती है, ठीक है, कि आपका एक सेक्टर में एक्सपोजर लिमिट कितना होना चाहिए। मीन्स आपने के पास 100 रुपीज है तो 25 रुपीज आपका कोई स्पेसिफिक सेक्टर में होना चाहिए या 50 रुपीज होना चाहिए, वो आपके रिस्क के अनुसार होता है। ठीक है, कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। यूनिक नीड एंड प्रेफरेंस भी होते हैं। Sometime investor have unique personal, social, ethical, cultural and preferential belief which act as a investment constraint. जैसे एग्जाम्पल, इन्वेस्टर में नॉट यूनिक नीड मीन्स कि वो इन्वेस्टर है, वो नहीं चाहते हैं कि उनका पैसा ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो जो इन्वायरमेंटल हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, और कई बार ये होता है कि इन्वेस्टर चाहते हैं कि वो ऐसी कंपनी का स्टॉक रखें जिसमें वो वर्क करते हैं। ठीक है, और वो उसे सेल नहीं करना चाहते क्योंकि उससे वो इमोशनली अटैच, तो वो उनका यूनिक नीड और प्रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे यूनिक नीड एंड प्रेफरेंस को भी आपको आईपीएस में क्लियरली बताना है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट टू मीट देयर वेरियस गोल एंड ऑब्जेक्टिव। कोई भी इन्वेस्टर है उनका कोई ना कोई गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए वो इन्वेस्ट करते हैं। असेसमेंट ऑफ द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर इज क्रिटिकल इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, पीपल्स हैव मेनी फाइनेंशियल गोल, सम आर टू बी अचीव इन नियर टर्म। सब किसी के नियर टर्म गोल होते हैं, मीडियम टर्म गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। तो गोल्स की डिफरेंट प्रायोरिटी भी होती है। कुछ हाई हाई प्रायोरिटी गोल होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हाई प्रायोरिटी गोल्स में अदर्स जो गोल होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। इन्वेस्टर कैन पुट देयर नीड एंड गोल डाउन अलोंग विद प्रायोरिटी एंड द टाइम फ्रेम फॉर ऑफ ईच ऑफ दोज गोल। ठीक है, नियर टर्म और नियर टर्म हाई प्रायोरिटी गोल। नियर टर्म यानी कि आ- आने वाले कुछ साल कुछ महीनों में वो बहुत ज्यादा नियर टर्म है लेकिन प्रायोरिटी बहुत हाई है। तो ऐसे हाई इमोशनल प्रायोरिटी विच इन्वेस्टर विश टू अचीव विद इन जस्ट अ फ्यू ईयर एट मोस्ट। एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट vehicle for this goal tend to be either cash equivalent or fixed income equivalent with maturity date that match the goal date. For people of limited to modest means, the cost of not achieving those goals is just too great to take risk with more volatile. तो लॉन्ग टर्म गोल विथ हाई, एक होता है नियर टर्म हाई प्रायोरिटी, और कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म हाई प्रायोरिटी, जैसे रिटायरमेंट पर्पस। तो रिटायरमेंट गोल जो होता है वो लॉन्ग टर्म और हाई प्रायोरिटी गोल होता है। तो इन्वेस्टर क्या चाहता है कि वो अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दे फॉर दिस गोल वेल इन एडवांस। They have enough time to accumulate the corpus because of the long-term nature of such goal. A diversified approach utilizing several different class of asset is usually preferred. ठीक है, पीपल्स के कुछ लो प्रायोरिटी गोल्स भी होते हैं, जैसे फार्म हाउस खरीदना या लग्जरी कार्स को खरीदना। ओके, फिर होता है एनालाइजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आपको जो इन्वेस्टर है उनकी फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना होता है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि उनका फिनेंशियल डेटा कैसा है,
पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ नेटवर्थ, बैलेंस शीट एंड इनकम एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट। तो इन सब चीजों को देख के आपको पता चलेगा कि उनकी पोजीशन क्या है। फॉर कैलकुलेटिंग नेटवर्थ, ऑल असेट द इन्वेस्टर ओन, द कार, होम, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, सेविंग कितनी है, ज्वेलरी कितने की है, ठीक है, रियल एस्टेट कितने का है, तो उनकी लाइबिलिटी कितनी है, असेट्स कितने हैं। तो ये सब अमाउंट्स को हटाने के बाद आपको पता चलेगा कि उनकी लाइबिलिटी, वैल्यू ऑफ असेट कितना है, लाइबिलिटी कितना है उनका, तो दोनों को माइनस करने से नेटवर्थ निकल आता है। ठीक है, तो उनकी पोजीशन, एज अ इन्वेस्टर उनकी पोजीशन जानना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, नेटवर्थ आप उनकी पीरियडिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ठीक है, अगर उनकी प्रेजेंट इनकम एक्सीड है, ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पेंड, तो कितना वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस पैसे का। फिर फोरकास्टिंग ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ वेरियस एसेट क्लास, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बता दिया, होल बता दिया, रिक्वायरमेंट क्या है, पर्सनालिटी टाइप क्या है, फेसेस क्या है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्क कितना है और रिटर्न कितना जनरेट होगा वेरियस असेट्स क्लास में, ये भी इन्वेस्टर को आपको बताना है। ठीक है, फिर होता है बेंचमार्किंग द क्लाइंट पोर्ट। जैसे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी statement need to provide a framework for evaluating the performance of the portfolio. It will be typically include a benchmark portfolio which match the in composition of investor portfolio. ठीक है, the idea is to compare apple with apple। जैसे इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं लार्ज कैप इक्विटीज में, तो आपको BSE 30 या निफ्टी इंडेक्स से उसको अप्रोप्रिएट कंपेयर कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कौन ज्यादा अच्छा रिटर्न, यानी कि कंपेयर कर सकते हैं कि आपका जो रिटर्न है वो कितना जनरेट हो रहा है। वैसे ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, तो आप उसको सिमिलर बॉन्ड विथ सिमिलर मैच्योरिटी या क्रेडिट प्रोफाइल, उसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना उसमें रिटर्न जनरेट हुआ। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग क्या है। इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज द डॉक्यूमेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी टू बी अडॉप्टेड बाय पोर्टफोलियो मैनेजर which manage their client fund to order to achieve client investment objective. In addition to investment approach, additional layer of broadly defined investment theme called strategy shall be adopted by portfolio manager. These broad strategy shall be equity, debt, hybrid, and multi-asset. Each investment approach shall be tagged to one or only strategy from the strategies as above. तो आपको बताना है, the tagging shall be discretion of concerned portfolio manager. A portfolio manager may tag more than one investment strategy to investment approach to strategy, but each investment approach must be tagged to only one स्ट्रेटजी। तो इसका मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग क्या है। तो एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर ऑफ इंडिया APMI सेल प्रिस्क्राइब मैक्सिमम ऑफ 3 बेंचमार्क फॉर ईच स्ट्रेटजी। तो 3 बेंचमार्क आप यूज कर सकते हैं। तो और ये बेंचमार्क रिफ्लेक्ट होने चाहिए कोर फिलोसफी ऑफ स्ट्रेटजी। टैगिंग इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच to particular strategy, the portfolio manager shall select one benchmark from those prescribed for that strategy to enable investor to evaluate relative performance of the portfolio managers. ठीक है, the board of portfolio manager shall be responsible for ensuring appropriate selection of strategy benchmark for each investment approach. ठीक है, once IA is tagged to strategy or to a benchmark, the tagging shall be changed only after offering a option to subscribe to IA to exit without any exit note. ठीक है, performance track record prior to change shall not used by portfolio manager for performing reporting. The same shall be verified as part of annual audit under regulation 30 of the SEBI regulations. ठीक है, असेट अलोकेशन कैसे करना है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। पहला होता है, इसको याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिक असेट एलोकेशन, SAA। स्ट्रेटेजिक एलोकेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती है।
दैट डिफाइन अ पोर्टफोलियो असेट मिक्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट रिस्क टॉलरेंस, ठीक है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन एंड फाइनेंशियल गोल। एस ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती है फॉर इक्विटी, बॉन्ड, रियल एस्टेट, कैश, और पीरियडिकली रीबैलेंस भी होता है। ये पोर्टफोलियो जो होता है सेट एलोकेशन, वो पीरियडिकली रीबैलेंस भी होता है। इसका फीचर्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म फोकस, एस ए डिजाइन आर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, ठीक है, एंड इज नॉट फ्रिक्वेंटली एडजस्टेड बेस्ड ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन। सेकंड होता है रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, it ensure the optimal balance between risk and return based on historical as well as forecasted asset class। फिर होता है पीरियडिक रीबैलेंसिंग, ये पीरियडिकली रीबैलेंस भी किया जाता है। डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, ठीक है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, बेनिफिट होता है रिड्यूस मार्केट टाइमिंग रिस्क, मार्केट टाइमिंग रिस्क को रिड्यूस करता है, मार्केट टाइमिंग रिस्क, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसे ए किसके लिए बेस्ट होता है? पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एस ए क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्टिकल असेट एलोकेशन क्या होता है? डायनेमिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होता है जहां पोर्टफोलियो मैनेजर एक्टिवली एडजस्ट असेट एलोकेशन वेट बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म मार्केट कंडीशन। शॉर्ट टर्म मार्केट कंडीशन में इसे यूज किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी, अनलाइक एसए विच मेंटेन अ फिक्स एलोकेशन ओवर द लॉन्ग टर्म, ये टीए अलाउ फॉर टेम्पोररी, टैक्टिकल्स मीन टेम्पोररी, ठीक है, याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चंस आएंगे। की फीचर्स क्या है? शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट होता है, एक्टिव मैनेज होता है, ऐसे पैसिव होता था, ये एक्टिव होता है, इनहेंसिंग रिटर्न, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे चार्ट में दिया है, स्ट्रेटजिक में लॉन्ग टर्म पैसिव, टैक्टिकल शॉर्ट टर्म एक्टिव, ऑब्जेक्टिव फिक्स मेंटेनिंग अ फिक्स असेट मिक्स ऑफ फॉर स्टेबिलिटी एंड रिस्क कंट्रोल, adjusted asset allocation to capitalize on short term market opportunities, रीबैलेंसिंग बहुत कम होता है, टेक्टिकल में ज्यादा होता है रीबैलेंसिंग, रिस्क लेवल लो होता है, टेक्टिकल में हाई होता है, रिस्क रिटर्न स्ट्रेटजिक में मॉडरेट होता है और टेक्टिकल में हायर होता है, मार्केट सेंसिटिविटी लेस लेस होती है, टेक्टिकल में हाई होती है। तो ये चार्ट को देख लीजिएगा, आराम से क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। यहां तक एनी क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो नहीं लग रहा है। ओके, क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है। फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग, यानी कि फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग इज द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दैट सेलेक्ट सिक्योरिटी बेस्ड ऑन based based on specific character attribute that are expected to drive return। जैसे attribute known as factor help investor achieve better risk adjusted return compared to traditional market cap weighted investment, ठीक है। तो पहला होता है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी कंडीशंस के कारण आपके रिटर्न को कितना ड्राई, यानी कि कैसा रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे। अगर ये सब चीजें, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है, इन्फ्लेशन लेस है या हाई है, इंटरेस्ट रेट कैसा है मार्केट में, तो ये सब फैक्टर भी डिपेंड करते हैं कि रिटर्न कैसा जनरेट होगा। स्टाइल, आपका स्टाइल कैसा है। इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में इंक्लूड वेल नोन फैक्टर लाइक वैल्यू, मोमेंटम, साइज, क्वालिटी एंड लो वोलेटिलिटी, ठीक है। सम ऑफ द की फैक्टर जैसे वैल्यू फैक्टर होता है, मोमेंटम फैक्टर होता है, साइज फैक्टर, क्वालिटी, लो वोलेटिलिटी फैक्टर, सिंगल फैक्टरिंग, मल्टी फैक्टरिंग, स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है अपने को। तो वैल्यू फैक्टर क्या है? स्टॉक दैट आर अंडर वैल्यू रिलेटिव टू देयर फंडामेंटल। मोमेंटम फैक्टर, सिक्योरिटी विद स्ट्रॉन्ग पास्ट परफॉर्मेंस टेंड टू कंटिन्यू देयर अपवर्ड ट्रेंड। साइज फैक्टर की कंपनी का साइज क्या है, ठीक है। स्मॉल कंपनी जनरली हायर रिटर्न जनरेट करके देती है कंपेयर टू लार्ज कैप ओवर द लॉन्ग रन। क्वालिटी फैक्टर,
स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, लो डेप्थ, स्टेबल अर्निंग, ठीक है, लो वोलेटिलिटी फैक्टर्स। सिंगल फैक्टर्स मीन्स पोर्टफोलियो इज बिल्ड बेस्ड ऑन सिंगल डोमिनेंट फैक्टर, जैसे ओनली इन लो वोलेटाइल स्टॉक। मल्टी फैक्टर्स जैसे क्वालिटी प्लस मोमेंटम प्लस वैल्यू, ये तीनों को अगर ऐड किया जाए तो कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है। स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजीज, index based investing that deviate the traditional market cap weightage to the emphasize factor exposure, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, सिस्टमेटिक और रूल बेस्ड अप्रोच कैसा है आपका, कॉस्ट इफेक्टिव कैसा है, इनहेंस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसा है, फैक्टर साइक्लिसिटी कैसी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। फिर होता है रिस्क रीबैलेंस। रीबैलेंसिंग कैसे करते हैं अपन, पोर्टफोलियो को अपन रीबैलेंस करते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द असेट एलोकेशन इनटू अ पोर्टफोलियो टू मेंटेन द डिजायर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। ये यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओवर टाइम मार्केट के फ्लक्चुएशन से अपन क्या करते हैं, जो असेट को एलोकेट किए हैं उसको अपन शिफ्ट करते हैं, ठीक है। कैसे होता है नीड टू रीबैलेंसिंग, पहला मार्केट मूवमेंट, change in asset price can shift portfolio weightage and altering the risk exposure, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी रीबैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन, प्रिवेंट इमोशनल डिसीजन मेकिंग बाय इन्फोर्सिंग अ सिस्टमेटिक अप्रोच। फिर होता है फाइनेंशियल गोल, आपका फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग भी आपको रीबैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ रीबैलेंसिंग जैसे मेंटेन asset allocation, enhance return, reduce risk, encourage buy low and sell high, ठीक है, ये रीबैलेंसिंग। फिर चैलेंज क्या होता है, टैक्स इम्प्लीकेशन, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका बढ़ जाता है, ठीक है। मार्केट टाइमिंग चैलेंज भी होता है, अगर आप रीबैलेंस कर रहे हैं तो हो सकता है आपको इसमें मार्केट टाइमिंग चैलेंज भी हो, ठीक है। डिटरमाइन द राइट टाइम टू रीबैलेंस, यानी कि आपने राइट टाइम में ही रीबैलेंस किया है ना, विदाउट मिसिंग अपॉर्चुनिटी इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे अपन क्या होता है रीबैलेंस तो कर लिए, लेकिन अगर अगर हमारी टाइमिंग गलत रही तो भी हो सकता है कि वो रीबैलेंसिंग सही से ना हो पाए, ठीक है। इमोशनल बायस, इन्वेस्टर में हेजिटेट टू सेल विनिंग एसेट्स टू बाय अंडर परफॉर्मिंग। कई बार क्या होता है कि अपन कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसको अपन सेल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसमें हमको अच्छे रिटर्न जनरेट हुए, ठीक है। और अपन उसको सेल करके अंडर परफॉर्मिंग वंस को बाय करना थोड़ा सा इमोशनल बायस भी होता है। रीबैलेंसिंग एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, बट इन्वेस्टर मस्ट वेट द बेनिफिट अगेंस्ट द कॉस्ट एंड चैलेंज। कॉस्ट तो लगेगा ही, अगर आप रीबैलेंस करेंगे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, टैक्स, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें आती है, जैसे टैक्स, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मार्केट टाइमिंग, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे उसके प्लस पॉइंट भी हैं और माइनस पॉइंट्स भी हैं। तो ये सब को फैक्टर करके अपने को रीबैलेंस करना होता है पोर्टफोलियो को, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस आता ही आता है, तो इसको अपने को लाइटली नहीं लेना। और जितनी चीजें मैंने डिटेल में चैप्टर में पढ़ाई है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 9 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।